प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7वीं वसंत पुस्तक का पाठ दादी माँ, जिसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं, पाठ दादी माँ के बारे में है। दादी माँ जो घर की सबसे वृद्ध सदस्य होती है, सबसे बड़ी सदस्य होती है, जो हमारा मार्गदर्शन भी करती हैं, हमें अच्छी बातें भी सिखाती हैं और छोटे बच्चों को सबसे अधिक स्नेह भी करती हैं। ठीक है, तो दादी माँ के बारे में आज हम यह पाठ पढ़ेंगे। आइए पाठ शुरू करते हैं। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमनासा हो जाता है। अनमनासा अर्थात उदास हो जाता है। यानी कई सालों के मौसम देखने के बाद भी लेखक की यह कमजोरी रही है कि उसका मन थोड़ी सी कठिनाई होने पर भी दुखी हो जाता, उदास हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। शरद होता सर्दी की शीत ठंडी जो किरणें आती है, कोहरा होता है तो धुंधली किरणें आती है। तो इस प्रकार से लेखक जो है अपनी पुरानी यादों में खो जाता है और उसमें किसी की धुंधली छाया यानी किसी का चित्र उसकी आंखों के सामने, किसी की याद उसकी आंखों के सामने नजर आने लगती है, उसको याद आने लगती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए। क्वार भारतीय कैलेंडर के अनुसार आश्विन का महीना होता है। जनवरी फरवरी अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार होते हैं, क्वार भारतीय कैलेंडर के अनुसार आश्विन का महीना होता है। इस महीने में बारिश उतरने लगती है, अर्थात बारिश के दिन खत्म होने लगते हैं। तो मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा, साई की अधगली घासें, घेवर और बन प्याज की जड़ें नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। बरसात का पानी जब बहकर आता है तो उसमें अनेक प्रकार के रास्ते के जितना भी कचरा होता है, घास होती है, तिनके होते हैं, सब उसमें बहने लगते हैं, मिट्टी भी बहने लगती है। तो लेखक को क्वार आश्विन के महीने के अपने गांव के दिन याद आते हैं कि जब बारिश का पानी उसके गांव के चारों तरफ बहने लगता है और दूर के सिवान होता है सीमावर्ती खेत या दूर के खेत, तो खेतों से जो मिट्टी बह कर के आती है, खेतों में जो घासें उग जाती है, खेत की मेड़ पर जो घासें उग जाती है, तो इस प्रकार की अनेक घासें जैसे मोथा, साई, अधगली घासें, ये सब भी उस पानी में बहकर आती हैं। और ये सब सूरज की गर्मी में, यानी जब सूरज की गर्मी उस पानी पर, बारिश खत्म हो चुकी है, सूरज की गर्मी जब उस पानी पर पड़ती है तो उस पानी में ये सारी चीज़ें जो है सड़ने लगती है और एक अलग प्रकार की गंध यानी बदबू देने लगती है। रास्तों में कीचड़ सूख गया है। बरसात जाने के बाद जैसे जैसे पानी सूखता है तो कीचड़ सूखने लगता है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। और बारिश से जो जलाशय भर जाते हैं, तालाब जो भर जाते हैं, गांव के लड़के उस बारिश के पानी से भरे हुए तालाब में
किनारे किनारे धमाके से कूद रहे हैं, यानी उस पानी में नहा रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है, यानी अलग अलग प्रकार के मौसम की अलग अलग प्रकार की बातें होती हैं। हर प्रकार के मौसम, अलग अलग प्रकार के मौसम में अलग अलग प्रकार के त्यौहार आते हैं, अलग अलग प्रकार के फल आते हैं। ये तो अलग अलग प्रकार की बातें होती हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ कि आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले। आषाढ़ के महीने में आम और जामुन के फल आने लगते हैं, खाने को मिलते हैं। तो लेखक कह रहा कि यदि ये आषाढ़ के महीने में आम और जामुन ना मिले तो भी कोई बात नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले तब भी दुख नहीं। अगहन होता है अग्रायण, उत्तरायण जैसे त्यौहार होता है वैसे अग्रायण होता है। तो अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले तो भी दुख नहीं, और चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले तब भी उसे अफसोस नहीं। यानी हर मौसम की अपनी अपनी खासियतें होती है। तो हर मौसम के अनुसार यदि खाने की वस्तु ना मिले तब भी लेखक को दुख नहीं है, लेकिन उसे यदि क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो उसे बुरा लगता है। यानी यदि वह कूद नहीं पाए इस झाग भरे पानी में तो उसे बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था। हुड़क का अर्थ होता है किसी प्रिय चीज के लिए तड़पना। तो लेखक भीतर ही भीतर हुड़क रहा था, किस लिए? उस झाग भरे पानी में कूदने के लिए। तो 2-1 दिन ही कूद सका था और नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। ऐसे मौसम में थोड़ी थोड़ी हल्की बीमारी न जाने क्यों उसे अच्छी लगती थी। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, ज्वर होता है बुखार, तो थोड़ा थोड़ा बुखार हो, सर में साधारण दर्द हो, खाने के लिए दिन भर में नींबू और साबु मिलता रहे, यह सब लेखक को अच्छा लगता था। यह लेखक यहाँ अपने बचपन की बात बता रहा है। बचपन में वह इस प्रकार की क्रियाएं उसे अच्छी लगती थी, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। कैसी चीज़? जो हल्की बीमारी उससे अच्छी लगती थी, इस बार बीमारी हल्की नहीं थी। ज्वर तो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, यानी बुखार जो चढ़ा तो वह चढ़ता ही गया, और रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। यानी बुखार से जो ठंड लगने लगती है उससे बचने के लिए रजाई पर रजाई डालते गए, और रात 12 बजे के बाद उसका बुखार उतरा। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी उसी झाग वाले जल में। बुखार के मारे या तबीयत खराब होने के कारण लेखक चादर लपेटे सोया हुआ था। दादी माँ उसी झाग वाले यानी बारिश वाले जल में नहा कर आई थी, और उनके पतले दुबले स्नेह यानी प्रेम के प्रतीक शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, किनारीहीन मतलब जिसके किनारों पर बॉर्डर नहीं हो, किनारे पर पट्टी नहीं हो, ऐसे धोती यानी साड़ी। तो उनके पतले दुबले शरीर पर बिना बॉर्डर की सफ़ेद साड़ी और सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता, उनके बालों से यानी बालों से टपकते हुए जल की शीतलता। सबसे पहले आते ही उन्होंने सर पेट छुए। सर और पेट, बुजुर्ग जो है पहले के ज़माने में बुजुर्ग सर और पेट छू करके बीमारियों का अनुमान लगाते थे। तो दादी माँ ने सर पेट छुए और फिर अपने आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी चबूतरे के मिट्टी मुंह में डाली और माथे पर लगाई। गाँव में तंत्र, अदृश्य शक्तिधारी चबूतरे का अर्थ होता है गाँव में जो तंत्र मंत्र होता है या झाड़ फूंक होता है, इस प्रकार से जो इलाज होता है किसी चबूतरा, किसी देवी स्थान का चबूतरा, उसकी अगर मिट्टी लाते हैं, उसकी राख लेकर के आते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि उसकी कृपा से दुख दूर हो जाता है, बीमारी भाग जाती है। तो ऐसे ही किसी चबूतरे की, किसी स्थान वाले, किसी देवी स्थान के चबूतरे की मिट्टी लाई थी दादी माँ। तो मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई।
दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती। लेखक के हल्की बीमारी के दिनों में दादी माँ दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती। यानी बुखार से गर्म हाथ पैरों को कपड़े से सहलाती। सर पर दालचीनी का लेप करती। दालचीनी जो मसाला होता है, छाल होती है पेड़ की, तो कभी दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती और बार बार यह देखती कि बुखार कितना है, बुखार का अनुमान लगाती। हांडी में पानी आया कि नहीं, हांडी होता है मटकी, मटकी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, और कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया है, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। लेखक की बीमारी के दिनों में इस प्रकार से लेखक बता रहा है कि दादी माँ उसका कितना ध्यान रखती थी और घर में भी सबको बीमारी के दिनों में कितना परेशान किए रहती थी। दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। यानी उस गांव, छोटे से लेके बड़े, गंवई गांव मतलब छोटे से लेके बड़े गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम उनको मुंह जबानी, कई सारी दवाओं के नाम उनको याद थे। गांव में यदि कोई भी बीमार होता तो वे उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, क्या कि हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना और फिर तरह तरह की बीमारियों का पता लगाना, अनुमान लगाना। उसमें क्या, भूत से लेकर मलेरिया तक, सरसाम तक। सरसाम होता है हल्का बुखार, कफ वाला बुखार, मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान बड़े विश्वास के साथ सुनाती। हाथ, माथा और पेट छू करके अलग ये मलेरिया, सरसाम, निमोनिया आदि बीमारियों का अनुमान बताती थी। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग होता है लौंग और गुड़ मिश्रित जलदार गूगल धूप। महामारी और विषुचिका होता है हैजा या कोई बड़ी बीमारी। तो महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर वो स्नान करती, उसके बाद लवंग और गुड़ मिश्रित गुड़ मिली हुई जल की धारा, गूगल और धूप आदि करती। सफाई तो कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते। गिलाफ होता है खोल, कवर, जैसे तकिए का खोल हो गया, तकिए का कवर। तो चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। अर्थात यदि साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता, दवाई समय से नहीं दी जाती या मरीज की चादर नहीं बदली जाती तो दादी माँ बहुत गुस्सा हो जाती थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है। अब जब लेखक दादी माँ से दूर है, अभी की बात वह बता रहा है कि बुखार तो मुझे अब भी आता है, पर अब उसके पास दादी माँ नहीं है, तो अब उसके लिए नौकर पानी दे जाता है। मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, मेस महाराज जो मेस का खाना पकाते हैं, यानी मेस होता है बड़ा कैंटीन जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ खाना खाते हैं, तो मेस महाराज यानी उसमें जो खाना पकाते हैं वो अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू दे जाता है। और डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनेन मिक्सर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भी भाग जाता है। कुनेन मिक्सर मतलब कड़वी दवाई की शीशी के डर से भी बुखार भाग जाता है। पर न जाने ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। अब क्योंकि उसका ध्यान रखने के लिए दादी माँ नहीं है तो अब लेखक को ऐसे बुखार बुलाने का जी नहीं करता, उसे बुखार अच्छा नहीं लगता है। लेकिन बचपन में जब दादी माँ उसका पूरा ध्यान रखती थी तब उसे हल्की हल्की बीमारी अच्छी लगती थी। आगे पढ़ते हैं। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह
और आनंद का क्या कहना। आमतौर पर होता है कि घर में कोई त्योहार होता है, शादी होती है, तो घर में एकदम खुशी और आनंद का माहौल बन जाता है। तो ऐसे ही किशन भैया, लेखक के भैया की शादी हुई, दादी माँ के भी उत्साह और आनंद का ठिकाना ना रहा। दिन भर गायब रहती, जैसे कि सारा घर उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती बुलाने के लिए, जब दादी माँ को आती तो बहुत बुलाने पर भी दादी माँ आती और कह देती पड़ोसिनों से, क्या कि बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूं सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं। अर्थात भाई की शादी जब हुई तो दादी माँ ने सारा काम अपने हाथों में ले लिया, और जब पड़ोस ने कोई भी बुलाने आती थी तो उनको यह कह करके टाल देती थी, यह कह करके उनको मना कर देती थी कि मेरा घर में बहुत काम है, यदि कोई भी काम अपने हाथ से नहीं करूँगी तो काम होने वाला नहीं है। तो लेखक कह रहा है यहाँ आगे कि जानने को, यानी सभी को पता था कि दादी माँ अपने हाथ से कुछ नहीं करती, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। परंतु यदि कोई भी काम उनकी देखरेख में नहीं होता तो वह काम, उस काम में विलंब हो जाता था, देरी हो जाती थी, वह काम समय से नहीं होता था। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। निकसार अर्थात निकास का, बाहर निकलने का दरवाजा, जैसे आप चित्र में देख रहे होंगे, दादी माँ दरवाजे पर खड़ी हैं, ये बाहर खड़ी हैं। ये जो बाहर निकलने का दरवाजा होता है उसको निकसार बोलते हैं। तो दादी माँ बाहर निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। लेखक आया, देखा तो पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। दुबकी मतलब सर झुका करके, दुबक करके रामी की चाची खड़ी है, और दादी माँ उसे डांट रही है, कह रही है, सोना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे, तेरी आंख में तो शर्म नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी ना दी, अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। तो दादी माँ रामी की चाची पर इसलिए बिगड़ रही थी कि रामी की चाची ने जो पैसे उधार लिए थे वह समय पर नहीं लौटा पाई थी, इसलिए दादी माँ उसे कह रही थी कि मैं तो रुपए सूद के साथ लूंगी, ब्याज के साथ लूंगी, मांगने के समय तो तू नाक रगड़ती मेरे पास आई थी, तुझे किसी ने एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी थी, एक पाई भी नहीं दी थी, और अब देते समय कह रही है फसल पर दूंगी, अब क्या तेरे लिए दूसरी फसल कटेगी। अर्थात एक फसल कट गई, उस पर भी नहीं दे पाई, इसलिए दादी माँ रामी की चाची को ताने मार रही हैं। आगे पढ़ते हैं। रामी की चाची कह रही हैं, दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी और कहती हैं, दूंगी मालकिन, बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। निस्तार का अर्थ होता है उद्धार। तो रामी की चाची कहती है, मालकिन दे दूंगी, सब दे दूंगी, मेरी बिटिया की शादी है, अगर आप उस पर दया नहीं करेंगे तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। पैर पकड़ते हुए रामी की चाची ने यह कहा। दादी माँ कहती है, हट हट, अभी नहा के आ रही हूं। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। लेखक ने इस अप्रिय यानी अच्छी ना लगने वाली घटना से ध्यान हटाने के लिए कहा, जाने दो दादी, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। दादी माँ
लेखक को कहती है, चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया था। इस घटना को लेखक एकदम भूल गया था। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली, यानी वही रामी की चाची एक दिन लेखक को रास्ते में मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विहल होकर कहा, विहल अर्थात भावुक होकर के कहा, उऋण हो गई बेटा। उऋण अर्थात ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त हो गई बेटा। भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसे तेरी बेटी वैसे मेरी। 10-5 रुपए के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा, देवता। तो रामी की चाची दादी माँ को दूधो नाहो पुतो फलों का आशीर्वाद इसलिए दे रही थी क्योंकि दादी माँ ने उसका सारा कर्जा जो है माफ कर दिया। अपने घर पर उसको डांट फटकारने के बाद दादी माँ रामी की चाची के घर गई, उसका सारा कर्जा माफ कर दिया, ऊपर से उसको पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट दे करके बोली कि देखना, जैसे तेरी बेटी वैसे मेरी बेटी। अर्थात कुछ पैसों के लिए अपमान या जग हंसाई ना हो। यह कहकर दादी माँ जो है उसका सारा कर्ज माफ कर देती हैं। उस रोज तो बहुत डांट रही थी, मैंने पूछा। लेखक ने पूछा, उस रोज तो दादी माँ बहुत डांट रही थी। वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। अर्थात दादी माँ के इस रूप को जान करके लेखक मन ही मन हंसता हुआ आगे बढ़ गया। इससे हम कह सकते हैं कि दादी माँ बाहर से दिखावे में वह सख्त थी, लेकिन अंदर से वह सभी को स्नेह करती थी और अंदर से उनके अंदर भी एक कोमल भावुक हृदय था। वह दूसरों की परेशानियों को समझती थी, मुश्किल को समझती थी। आगे पढ़ते हैं। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। आमतौर पर हमारे यहाँ भी होता है कि शादी से 4-5 दिन पहले से ही औरतें रात भर गीत गाने लगती हैं। विवाह के गीत उनको कहते हैं। और विवाह की रात को अभिनय भी होता है, यानी जब बारात चली जाती है तो पीछे बारात जाने के बाद अभिनय नाटक भी होता है। और यह अभिनय प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। अर्थात इस नाटक में अक्सर एक ही कहानी दिखाई जाती है। क्या दिखाई जाती है कि विवाह यानी शादी से लेकर पुत्र उत्पत्ति यानी पुत्र के जन्म तक की कहानी इसमें दिखाई जाती है। शादी से लेकर के पुत्र उत्पत्ति यानी पुत्र के जन्म तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। जो नाटक होता है उसमें शादी से लेकर के पुत्र उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। और सभी पार्ट औरतें ही करती है, यानी सभी पात्र जो हैं या सभी कैरेक्टर जो हैं वह औरतें ही बनती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। लेखक बीमार था इसलिए बारात में नहीं जा सका। और उसका ममेरा भाई दालान में सो रहा था। उसका ममेरा भाई बाहर दालान यानी दालान का अर्थ होता बरामदे में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। तो औरतों ने उस पर आपत्ति की। औरतों ने कहा कि हमारे अभिनय में लड़कों का या पुरुषों का क्या काम। तो उसकी वहां मौजूदगी पर औरतों ने आपत्ति की। इस पर दादी माँ बिगड़ी और बोली, लड़के से क्या पर्दा। लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है, अर्थात शांत।
और भोला होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। कहीं सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक ना सकी और भंडा फोड़ हो गया। अर्थात लेखक जो औरतें अभिनय कर रही थी, उस अभिनय को सुन सुनकर उसे बहुत हंसी आ रही थी, परंतु वह अपनी हंसी रोक रहा था। अगर हंस देता तो उसे वहां से बाहर कर दिया जाता, परंतु भाभी की किसी बात पर उसकी हंसी रुक ना सकी और बंडा फोड़ हो गया। यानी ऐसा जैसा दिखाया जा रहा था कि वह सो चुका है या सो रहा है, इस बात का भंडा फोड़ हो गया। वह सब कुछ सुन रहा था। तो देबू की माँ ने चादर खींच ली। देबू की माँ ने चादर खींच ली। जब लेखक हंस गया और पता चल गया कि सब कुछ चुपचाप यह सुन रहा है, हमारा सारा अभिनय चुपचाप देख रहा है, तो देबू की माँ ने चादर खींची और बोली, कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती हो? हाथापाई अर्थात चादर को खींचने की खींचातान शुरू हुई। तो दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती हो अर्थात लड़के से क्यों उलझती हो? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली, वही देबू की माँ जिसने चादर खींची थी, और वह लेखक को चिढ़ाने लगी। कल रात वाली या पिछली रात वाली बात पर वह उसको चिढ़ाने लगी। क्या कहने लगी? देबू की माँ मिली, वह बोली, कल वाला बच्चा भाभी, देखो कल वाला छोटा बच्चा। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते तो अभयदान मिल जाता। अभयदान मतलब माफी, यानी किसी भी प्रकार की गलती होने पर लेखक सीधा दादी माँ के पास पहुंच जाता और दादी माँ के पास उनको क्षमादान मिल जाता था। दादी माँ माफ कर देती थी। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसे नचाता है। वात्या चक्र होता है तूफान बवंडर, जब आता है तो सूखे पत्ते, घास, मिट्टी सब उसमें उड़ने लगते हैं, सबको वह नचाने लगता है, वह तूफान बवंडर नचाने लगता है। तो परिस्थितियों यानी जब परिस्थितियों का तूफान आता है, जब परिस्थितियां पलटती है तो जीवन को एक सूखे पत्ते की तरह नचाने लगती है। यानी हमारा जीवन जो है परिस्थितियों के इशारे पर नाचने लगता है। तो इस स्थिति को दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, दादा हमेशा उनको आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा कहते थे कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो अपने पीछे रहने की झूठी बात किया करते थे। यानी दादी माँ से पहले ही दादा चल बसे थे, इसलिए अब दादी माँ को सारा संसार ही झूठ का पुलिंदा मालूम होता था। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम, बगल में छुरी दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति को और भी डामाडोल कर दिया। मुंह में राम, बगल में छुरी मुहावरा है, जिसका अर्थ है कि हमारे सामने तो हमारी तारीफ या अच्छी अच्छी बातें करते हैं और पीठ पीछे से हमारी बुराई करते हैं। तो इस प्रकार के लोग दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक के परिवार के आसपास ज़्यादा बढ़ने लगे।
या परिवार के आसपास ज़्यादा भटकने लगे। इससे उसके परिवार की स्थिति और बिगड़ गई। और दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति, अतुल मतलब जिसका कोई हिसाब ना हो, तो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। यानी दादाजी के श्राद्ध में पिताजी ने बहुत ज़्यादा संपत्ति खर्च कर दी थी, बिना यह सोचे। वह घर की तो थी नहीं। इसका कहने का अर्थ है, यह एक व्यंग्य के रूप में कहा गया, कटाक्ष के रूप में कहा गया है। अर्थात घर की संपत्ति को, खून पसीने से कमाई हुई संपत्ति को पिताजी ने जो है ऐसे ही खर्च कर दिया, जैसे कि कहीं से दान में मिली हो या कहीं से ऐसे ही मिल गई हो। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, सर्दी पड़ रही थी, बहुत तेज सर्दी पड़ रही थी। और पछुआ का सन्नाटा, पछुआ यानी जो पश्चिम की तरफ से हवाएं चलती है, पश्चिम की तरफ से जो हवा चलती है उसको बोलते हैं पछुआ। तो पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती है। पाले की शीत यानी बहुत जमा देने वाली ठंड, वह हड्डियों में घुसी पड़ती है। यानी हड्डियों में घुस रही, बहुत ज़्यादा ठंड जो है हड्डियों में घुस रही है। शाम को मैंने देखा कि दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे, परंतु उस दिन, यहाँ लेखक का कहने का अर्थ है कि दादी माँ जो कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी थी, तो उनकी आंखों में आंसू थे, जो कि लेखक ने इससे पहले कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा, क्योंकि दादी माँ आंखें बंद करके बैठी हुई थी, तो लेखक भी बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। जब दादी माँ ने आंखें खोली तो लेखक ने धीरे से कहा, दादी माँ, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा, यानी उनकी स्नेह से भरी हुई आंखों की तरफ देखते हुए लेखक ने पूछा कि दादी माँ, मैं आपसे एक बात पूछूं, बताओगी ना? क्या है, पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई जब लेखक ने पूछा, तुम रोती थी? इस पर दादी माँ मुस्कुराई, बोली, पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया है ना? चल चल, पहले खाना खा ले। धोती तो बदल लो, दादी माँ, मैंने कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा कि चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं, यानी दुखी मन से कुछ सोच रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं, दूसरा चारा ही क्या है। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए, यानी किशन भैया और पिताजी यह बात करते करते रोने से हो गए कि जिनको उधार दे रखा है वह कोई लौटाता नहीं है, और किसी का कोई उधार रुपया देता नहीं है, और किसी में जो पिछले बाकी हैं वह भी नहीं लौटाता है। अर्थात लेखक, इन पंक्तियों से हमें पता चल रहा है कि लेखक के घर की आर्थिक स्थिति अब बिगड़ गई, उससे रुपए पैसे की कमी हो गई, जिससे कि उनकी हालत खराब हो गई। इसलिए इस स्थिति को देखकर वे रोने रोने से हो गए, यानी रोने जैसे हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूं ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे
पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। सहेज कर मतलब संभाल कर, इसे सहेज कर रखती आई हूँ, यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। तो जब किशन भैया और पिताजी रुपयों की तंगी के कारण दुखी हो गए, रोने जैसी हालत हो गई, तो दादी माँ ने अपने संदूक से एक चमकती सी चीज अर्थात कंगन निकाला। वह या तो सोने का हो सकता है या चांदी का हो सकता है। वह कंगन निकाला और उस कंगन जो कि उनको दादाजी ने दिया था, उनके वंश की निशानी थी, जिसको दादी माँ ने कभी पहना भी नहीं था, उस कंगन को निकाल करके वह अपने बेटे और पोते को देती है। कहती है कि यह मैंने इसी बुरे वक्त के लिए संभाल कर रखा था। और पुराने लोग आगे पीछे का यानी भविष्य के बारे में भी सोचते थे, आगे और भूत के बारे में भी सोचते थे, आगे बुरे समय से निपटने के लिए भी सोच लेते थे। तो दादी माँ ने कंगन निकाल करके दिया, जिससे कि धन की कमी या जो आर्थिक स्थिति खराब हुई है उसको ठीक किया जा सके। सचमुच मुझे दादी माँ साप भ्रष्ट देवी सी लगी, यानी एक पीड़ित दुखी देवी जैसी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई, अर्थात लेखक के आंखों के सामने से दादी माँ की वह धुंधली सी स्मृतियाँ जो यादें हैं वह धीरे धीरे विलीन मतलब गायब होती गईं। मैंने देखा कि दिन काफ़ी चढ़ आया है। लेखक सोचते सोचते याद करते करते लेखक ने देखा कि दिन काफ़ी चढ़ आया है और पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। कौवा जो है काली पंख फैला करके खजूर के पेड़ से लेखक की खिड़की पर आकर बैठ गया और लेखक के हाथ में किशन भैया का पत्र अभी भी कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो गई। कतार में जैसे चींटियां चलती है एक कतार में, तो काली चींटियों की तरह जो यादें थी, जो कतार थी, वह धूमिल धीरे धीरे जो है धूमिल होने लगी। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? अर्थात लेखक के हाथ में जो किशन भैया का पत्र था उसमें दादी माँ के गुजर जाने की खबर थी। उस पत्र में दादी माँ के गुजर जाने के बारे में बताते हुए किशन भैया ने लिखा था। तो लेखक को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, अपनी आंखों पर उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या सचमुच दादी माँ अब नहीं रही। तो इस पाठ से हमने क्या समझा कि घर में जो बुजुर्ग होते हैं, दादा दादी होते हैं, वे ममता के साथ साथ स्नेह के साथ साथ परिवार का स्तंभ भी होते हैं, यानी परिवार को संभालने वाले एक मजबूत खंभा भी होते हैं, जो परिवार को विकट यानी बुरी परिस्थितियों से सुख दुख आदि सभी में संभाल करके रखते हैं। इसके साथ ही यह पाठ समाप्त होता है। अब इसके प्रश्न उत्तर पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में।